हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम बात करने वाले कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के बारे में। और इसी के साथ साथ हम उन क्वेश्चंस को भी डील करने वाले हैं जो मैंने नंबर सीरीज़ के रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट किए थे। और इसी के साथ साथ कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी नंबर सीरीज़ के, ताकि नंबर सीरीज़ के रिगार्डिंग हमें कोई भी डाउट ना रहे। और इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ देखेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके बाद फाइनली हम यूपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे नंबर सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा इस लेक्चर का, ठीक है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के बारे में। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो है ना, इसके जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सी सैट के अंदर, वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। यानी कि जो नंबर सीरीज़ है वो तो इजी ही आती है, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के आते हैं। अगर आपके पास सही अप्रोच नहीं है ना, अगर सही स्ट्रैटेजी से आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आपको टाइम लग जाता है। और बिकॉज सॉल्व तो इनको कोई भी कर लेता है अगर अनलिमिटेड टाइम हो, लेकिन अगर आप इसको लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर अप्रोच इसकी पता होनी ज़रूरी है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वही हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को जो नंबर सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने आपसे पूछे थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप सीरीज़ को देखोगे ना, आप इसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश करोगे। तो जैसे ही आप इसका पैटर्न देखते हो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है 7 × 1 - 1, फिर यहाँ पे ×2 - 2, यहाँ पे ×3 - 3, और यहाँ पे ×4 - 4, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा ×5 - 5, ठीक है। अब जैसे ही आप ये करते हो तो ×5 104 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 520 आ जाता है, और -5 जैसे ही करोगे तो 515 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि मुझे ही पैटर्न कैसे पता चला। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर आप पैटर्न देखोगे ना, पहले एकदम से क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, और फिर कॉन्स्टेंटली एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रहा है, नॉट कॉन्स्टेंटली, एब्रप्टली 6 से एकदम से 104 हो गया है। सिर्फ 4 टर्म के बाद 104 पहुंच चुकी है सीरीज़, तो एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है। और मैंने आपको बताया जैसी एब्रप्टली इंक्रीज़ होगी ना, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला केस होगा। अब आपके मन में यहाँ पे ये डाउट आ रहा होगा कि 0.5 वाला केस भी तो हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान रखो, मैंने 0.5 वाले केस में बात की थी। अगर जब आप इस मल्टीप्लिकेशन को चेक करोगे ना 0.5 के, तो आपको ये देखना है क्या सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है, क्या फिर कांस्टेंट हो रही है, और क्या फिर इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली कोई भी चीज़ नहीं थी, बिकॉज 6 के बाद अगर कांस्टेंट हो रही होती ना सीरीज़ तो 6 आ जाता, लेकिन यहाँ आ रहा है 10। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, 0.5 का केस अगर आप पता करना चाहते हो ना किसी सीरीज़ के अंदर, तो आप एकदम से ये चेक कर लो कि जो पहला टर्म है ना, अगर 0.5 करते हो तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो नियर अबाउट हाफ होना चाहिए, एग्जैक्टली हाफ हो जाए। नियर अबाउट हाफ का मतलब अगर कोई और ऑपरेशन ना हो रहा उसके साथ, अगर एग्जैक्टली हाफ होता है तो 3.5 आ जाएगा यहाँ 7 का। लेकिन अगर +1 भी चल रहा हो ना उसके साथ ऑपरेशन, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, 3.5 के आसपास ही तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे 0.5 का केस नहीं एज्यूम करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला केस एज्यूम करोगे। और अब मल्टीप्लाई चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, मैंने आपको समझाया कि लास्ट के 2 नंबर्स को कैच करो और आसानी से आपको पता चल जाएगा। लास्ट के 2 नंबर्स में नियर अबाउट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप इस डिजिट तक पहुंच सकते हो। और जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 104 है तो -4 करोगे। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे चेक करोगे ना, 10 से 27 तो ×3 टाइम्स जा रहा होगा लगभग, लेकिन -3, तो आपको पैटर्न मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से आपको पैटर्न को कैच करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पे देखोगे जो सीरीज़ है ना, वो पहले तो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, और फिर इंक्रीज़ हो रही है, तो जिगजैग है। अब जैसी जिगजैग की बात आई, मैंने आपको बताया डिफरेंस लगाओ। जैसे डिफरेंस लगाओगे ना इसके अंदर, आपको फटाफट आंसर मिलता चला जाएगा। अब जैसे ही आप इसके अंदर डिफरेंस देखोगे ना, यहाँ पे लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे फिर से प्लस हो रहा है, तो ऑल्टरनेटिवली साइन तो पहले हम लगा लेते तो यहाँ पे माइनस ही होगा। अब जैसे ही आप इसका डिफरेंस लेते हो, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 - 3 करोगे ना, डिफरेंस जैसे ही लोगे। अब यहाँ पे 14 - 6 तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी डिफरेंस लोगे तो 168 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो 336 आ जाएगा। अब ऐसी अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया हो ना, साइन तो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है,
लेकिन ये डबल होते चला जा रहा है। 84 इंटू 2 करोगे 84 इंटू 2 करोगे तो 168 आ जाएगा। 168 इंटू 2 करोगे तो 336 आ जाएगा। ऐसी 336 इंटू 2 करोगे तो आपका 72 यहाँ और 6 यहाँ, तो 672 का डिफरेंस आएगा, लेकिन नेगेटिव। 815 में से आप 672 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे, आपने देखा सीरीज कांस्टेंट हुई, फिर एब्रप्टली इंक्रीज हुई। जैसे ही एब्रप्टली इंक्रीज हुई ना, यहाँ पे 0.5 तो नहीं लग रहा होगा ना, अगर 0.5 नहीं लग रहा होगा तो एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला केस है। मल्टीप्लाई में भी आप लास्ट के 2 नंबर्स, अब यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर्स तो नहीं ले पाओगे, तो लास्ट के 2 नंबर्स बचे आपके पास ये, तो इनके अंदर नियर अबाउट 3 टाइम्स, एक्जैक्टली 3 टाइम जा रहा है। यहाँ पे 2 टाइम जा रहा है, यहाँ पे 1 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे कितने टाइम जा रहा होगा नेक्स्ट नंबर में, 4 टाइम्स। तो 6 इंटू 4 जैसे ही आप करोगे तो 6 4 जो 24 आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अब इस पैटर्न को देखोगे ना, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है और फिर एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 1000 में डिजिट पहुँच चुकी है 14 से, लिमिटेड टर्म्स के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई वाला सिस्टम चल रहा होगा। मल्टीप्लाई के लिए चेक करो लास्ट के 2 टाइम्स, तो नियर अबाउट कितने टाइम्स जा रहा होगा, तो नियर अबाउट आप देखोगे अगर 6 टाइम्स करोगे ना तो 1200 से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो 5 टाइम्स इसको करो, 256 इंटू 5 जैसे ही आप करोगे ना, 5 6 30, 3 वहाँ 8 यहाँ 2 वहाँ 6 5 टू 10, 1280 आ जाएगा। ठीक है, अब 1280 आपने देखा है 1270, तो माइनस का 10 कर दोगे। अब ऐसे ही 66 से यहाँ जाओगे तो नियर अबाउट 4 टाइम्स, लेकिन माइनस का 8 हो रहा है। अब यहाँ पे भी जाओगे तो इंटू 3 है, लेकिन माइनस का 6 है। अब ऐसे यहाँ जाओगे तो इंटू 2 है, लेकिन माइनस का 4। अब आपको एक पैटर्न मिल चुका है। अब इसके नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे 1270 के बाद क्या पैटर्न होगा, इंटू 6 होगा और माइनस का 12 हो जाएगा। ये पैटर्न आपको मिल चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप इस पैटर्न को कैच करो, पहले तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे ना, पहले कांस्टेंट हुई फिर इंक्रीज़ हुई, लेकिन एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे ध्यान दोगे तो एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं है, बिकॉज सिर्फ 4 टर्म हुए हैं और अभी भी 100 के ऊपर है, तो यानी कि 1000 वगैरह में नहीं पहुँची है। और अगर आप 64 को भी इंटू 2 कर लोगे ना, वो भी 112 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फैक्टर नहीं यूज़ करोगे आप। ठीक है, उस अप्रोच को नहीं इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ डायरेक्टली डिफरेंस देखोगे। जैसे कि यहाँ डिफरेंस आया 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 8 आया। इन दोनों के भी डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आ गया 24। इन दोनों के भी डिफरेंस कितना है, अब जैसे इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देखोगे तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप पैटर्न कैच कर सकते हो। अगर अभी भी नहीं पैटर्न कैच हो रहा, आप ये चेक करो, डबल डिफरेंस ले लो, तो 8 इन दोनों के बीच। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 0 था ना डिफरेंस, तो 8 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो डबल डिफरेंस एक पैटर्न में चल रहा है। डबल डिफरेंस अगर यहाँ लोगे तो 8 2 16, 3 24, यहाँ पे 32। अगर यहाँ 32 है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 32 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 + 1 112 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192। ठीक है, अब ऐसी इसके बाद का क्वेश्चन आप देखो। इसके बाद के क्वेश्चन में पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो, क्या पैटर्न इस्तेमाल हो रहा होगा। अब यहाँ आप देख रहे हो इंक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। आप ध्यान दो, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। अब रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने के लिए तरीके तो हमारे वही रहेंगे, लेकिन जहाँ पे भी वायलेशन होगा उस वायलेशन के हिसाब से, उस अप्रोच में अगर वायलेशन कहीं मिलेगा ना, उसी के बेसिस पे हम रॉन्ग नंबर अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अप्रोच देखो ना, आप क्या अप्रोच लग रही होगी। अब इस सीरीज़ के अंदर आप क्या चेक करोगे, आप मल्टीप्लाई चेक करोगे या डिफरेंस चेक करोगे। अब आप देखोगे यार 17 से 800 पहुँचते बहुत टाइम लगा ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, लेकिन अभी भी 800 है, तो मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे आप यहाँ पर, यहाँ आप डिफरेंस से ही काम चलाओगे। ठीक है, अब जैसे डिफरेंस आप देखोगे तो आप डिफरेंस देखते हो, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 आया, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 8 आया, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो आएगा वो आ रहा है 27, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 64, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो आ रहा है कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 128 आ रहा है शायद, हाँ 128 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस आप लगाओगे तो कितना आपका डिफरेंस आ रहा है, ये आपका आ रहा है 3 आया, और 5 में से 1 गया, 1 आया, 4 गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 213 आया। ठीक है, अब आप ये देखो यार, अब आपने डिफरेंस देख लिया, इतने से हमें पता चल चुका है यहाँ पे ये जो है ना 1, ये 1 का
क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब था, ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ कितने का क्यूब होना चाहिए? यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए ना इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब होता है 1 to 5, लेकिन हो रहा है 1 to 8। और इन दोनों के बीच 6 का क्यूब होना चाहिए, 6 का क्यूब क्या होता है 216, लेकिन हो रहा है 213। तो यानी कि दो जगह वायलेशन आया, एक यहाँ पे वायलेशन आया, एक यहाँ पे। तो जहाँ दो जगह पे वायलेशन आता है तो उसके बीच का नंबर ही हमारा रॉन्ग नंबर होता है। तो इस तरीके से हमने रॉन्ग नंबर 244 निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो कि यहाँ पे 4 से 9 गए, फिर 9 से 25। यार ये तो डायरेक्ट कैच हो रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब आप देखोगे कि पैटर्न मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे पैटर्न कहाँ से है, 3 के बाद 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये प्राइम नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं। अगर आपको प्राइम नंबर याद हो तो उसके स्क्वायर चल रहे हैं। अगर यहाँ 7 का स्क्वायर है तो इस जगह पे 11 का स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन 11 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ 1 to 8, बिकॉज 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। अगर 1 to 1 यहाँ होता तो सही हो जाता, लेकिन नहीं है, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आपको भी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज़ डिक्रीज़ हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ होते चली गई एब्रप्टली। तो यहाँ पे 0.5 वाला केस इस्तेमाल हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो 0.5 वाला केस यहाँ पर बन रहा है। अब जैसे ही आप 0.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है 206। यहाँ इंटू 1 करते हो, यहाँ इंटू 2 करते हो, यहाँ पे इंटू 4 करोगे और यहाँ पे इंटू 8। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इंटू 16 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 to 4 से 208 हो रहा है, फिर 208 से 100। तो अगर आप डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड से भी हो जाएगा। इन डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा। -4 करो, फिर इसके अंदर भी डिवाइड बाई 2 करो और 104 आ जाएगा, तो -4 कर दो। इसके अंदर भी डिवाइड बाई 2 करो और 50 आएगा, -4 कर दो। अब ऐसे ही डिवाइड बाई 2 -4 कर दो तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप उल्टा मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हो। 46 इंटू 2 करोगे तो 96 आ जाएगा, फिर +4 कर दोगे। 100 इंटू 2 करोगे तो 200 आ जाएगा, फिर उसमें +8 कर दोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से चलते रहोगे आगे आगे। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर। हाँ, यहाँ पे सॉरी मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो 46 इंटू 2 करोगे तो 92 हो जाएगा। 92 + 8 यानी कि +8 होता जा रहा है और +2 होता जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई की तरीके से भी देखो तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो एग्जैक्ट है तो डिफरेंस ही लोगे ना। अब जैसे ही डिफरेंस लोगे यहाँ पे 72 लेकिन प्लस का, यहाँ पे डिफरेंस लोगे लेकिन घट रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ आ रहा है 144 का डिफरेंस। यहाँ प्लस हो रहा है लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पर 216 का। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का 288 हो रहा है डिफरेंस। अब अगर अभी भी आपको पता नहीं चला ना तो एक और डबल डिफरेंस ले लो। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो 72 डिफरेंस है, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस, यहाँ पे भी 72 है, यहाँ पे भी 72 है, तो यहाँ पे भी 72 डिफरेंस होगा ना। तो जो हमारा डिफरेंस वाला टर्म आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, साइन तो हमारा भले ही यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली प्लस आ जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो इसमें और प्लस हो जाएगा ना, तो 360 हमारा आ जाएगा। यानी कि 360 और प्लस होंगे 44 माइनस के 44 में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा उस हिसाब से 316 आ जाएगा ना उस हिसाब से आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन अगर जो कोई बंदा कर लेता है ना तो आप ये समझ लो उसकी नंबर सीरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू एनी एग्ज़ाम। मैं तो कहूँगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए फिर वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है इस सीरीज़ का। तो आप पहली वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पर क्या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप पैटर्न ध्यान से देखोगे आप देखोगे यार एकदम से सीरीज़ क्या हुई, बहुत ज़्यादा एब्रप्टली इंक्रीज़ हुई, फिर लेकिन धीरे धीरे आराम से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए ना किसी सीरीज़ में तो हमेशा डिफरेंस लेना उस केस में। ठीक है, अब इस सीरीज़ में आप डिफरेंस लोगे, बिकॉज डिफरेंस इसलिए भी ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इसके बाद 1 के बाद देखो ना सारी सीरीज एक रिदम में इंक्रीज़ हो रही है, कोई एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए हम डिफरेंस ही ले रहे हैं यहाँ पे। अब डिफरेंस जैसी लोगे ना, आप पहले टर्म के अंदर डिफरेंस लो तो यहाँ पे 600 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 120 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 10 आ जाएगा।
अब आप देखो एक पैटर्न मिल रहा है आपको डिफरेंस के अंदर, वो क्या पैटर्न है, अब इसके अंदर देखो आप इंटू 3 हुआ, ठीक है, इसके अंदर इंटू 4 हुआ, और इसके अंदर इंटू 5 हुआ, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता, तो इसके अंदर इंटू 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा डिफरेंस। अगर 5 डिफरेंस आएगा तो इंक्रीज़ हो रहा है ना नंबर, तो 766 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस सीरीज़ को सॉल्व करना था। तो ये था सीरीज़ से रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट, नंबर सीरीज़ से रिलेटेड। अब आई थिंक इसके बाद आपको नंबर सीरीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आपने ध्यान से इन चीज़ों को समझा होगा और देखा होगा। बिकॉज़ यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना आपके सीसैट में बहुत अच्छे नंबर भी आ जाओ और आप प्रैक्टिस भी ना करो। आप बस यही अगर सोचोगे कि यार विद इन सेकेंड्स आपको आंसर निकालने का तरीका पता चल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता यार, आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ख़ास करके तब जब आपका सीसैट वीक हो। आप इस तरीके से किसी के बहकावे में मत आइएगा जो आपको ये कहे कि यार 2 सेकंड का ही 30 सेकंड का ही वीडियो देख लो, उससे आपका सीसैट का पेपर या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी ना, अभी का जो पेपर आ रहा है ना, अभी जो सीसैट का पेपर बन रहा है ना, अगर आपको उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। क्वेश्चन भले ही उसी टाइप के एक पैटर्न में आ रहे हों, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है ना उस क्वेश्चन के अंदर, उसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। और इसके लिए आपको, अगर आपका सीसैट वीक है ना, एटलीस्ट 1 आवर तो स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर तो स्टार्ट कर देना चाहिए इन अ गैप ऑफ 3 to 4 डेज़। यानी कि यार 3-4 दिन के अंदर 1 घंटा तो आपको निकालना ही होगा सीसैट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सीसैट को इग्नोर कर दोगे और आप कोई 2-3 घंटे का एक लेक्चर देख लोगे सीसैट देने से पहले और आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। सो बी कॉशियस, बी अटेंटिव। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसा हमने बात की थी कि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ थोड़ा सा, नंबर सीरीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ना, तो ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बट इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होता है। मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा आपको और कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा पैटर्न एनालाइज करना होता है, वो भी ग्रुप के अंदर। ठीक है, वहाँ पे तो सिंगल नंबर को पकड़ के आप पैटर्न फॉलो कर रहे थे नंबर सीरीज़ में, यहाँ पे ग्रुप के अंदर होता है। तो मुश्किल नहीं है अगर आपको अप्रोच इसकी पता चल गई ना, अप्रोच किस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है, बस उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम आंसर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर आसानी होता है इसका क्वेश्चन, बट बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, इसलिए मुश्किल लगता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपको बस उसको फॉलो करना है। अगर आपको जो सीसैट के अंदर हमारा क्वेश्चन आता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप उस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो ईजीली आप उन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे और भी क्वेश्चंस कर लोगे। ऐसा नहीं है। मेरा जो मोटो रहता है ना, वो आपकी कॉन्सेप्ट की जो फाउंडेशन है ना, उसको अच्छे से बनाने का होता है कि फाउंडेशन आपकी बन जाए, उसके बाद आप किसी भी लेवल तक उसमें इंक्रीज़ कर सकते हो। बट जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना उस चीज़ को उतना एक्सटेंड करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। जितना हमारे पेपर में पूछा जाता है उतने तक ही आप सीमित रहिए, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी ना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब बात होती है ना कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से सीरीज़ पूछी जा सकती है। जैसे कि किसी पर्सन ने ए बी सी एक पैटर्न बनाया, ठीक है। अब इस पैटर्न के अंदर से ना वो इसको एक अरेंज कर देता है, ऐसे एक आपके सामने अरेंज कर दिया उसने। अब इसमें से कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर देता है। लो, यहाँ से उसने एलिमिनेट किया ए, यहाँ से बी एलिमिनेट किया, यहाँ से सी एलिमिनेट किया, और इसकी जगह पे फिल कर देता है वो डैश। आपको इन गैप्स को फिल करना है। अब आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, इस गैप की जगह क्या आएगा, तो आपको एनालाइज करके पैटर्न ना वो फाइंड आउट करना है बस। इस तरीके से कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होगी। अब सीरीज़ कई टाइप से बन सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये सीरीज़ देखी ए बी सी, ठीक है, ये भी एक सीरीज़ है जो रिपीट हो रही है। सीरीज़ ऐसी भी हो सकती है कि पहले ए बी सी हुआ, फिर डबल बी ऐसे चल दिया, फिर ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल सी, इस तरीके से सीरीज़ बन सकती है। इसके बाद और टाइप की सीरीज़ बन सकती है, जैसे कि ए बी सी डी इस पैटर्न में चली, फिर बी सी डी ए, फिर इस तरीके से चली, फिर सी डी ए बी, इस तरीके से भी सीरीज़ बन सकती है। तो सीरीज़ बनने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब उन सारी सीरीज़ को, वैसे तो बहुत तरीके से सीरीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पेपर की तरफ थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहेंगे, तो मैंने कुछ सीरीज़
एनालाइज करके जो एक बंच बनाया ना वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पेपर के अंदर या तो पूछी जा सकती है रिपीटेड सीरीज़ या रिपीटेशन विद एक्सपेंशन या फिर स्टेयरकेस या फिर साइकिल। इन नामों को अगर आप ना भी याद रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस ये देखो कि किस तरीके से सीरीज़ आ सकती है। जैसे रिपीट होने लग गई ABC रिपीट हो रही है लेकिन एक्सपेंशन के साथ रिपीट हो रही है। यहाँ देखो ABC था, फिर AA डबल B डबल C ट्रिपल B ट्रिपल C। स्टेयर केस का मतलब यहाँ पर ये है कि चीज़ें ना इस तरीके से मूव ऑन होंगी, यानी कि रिपीटेशन तो होगा लेकिन एक लेटर का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। जैसे AB फिर BC यानी कि एक नया लेटर आता रहेगा सीरीज़ में। यहाँ पे CD यहाँ पे फिर DE ठीक है। तो स्टेयर केस वाला केस हुआ। एक होता साइक्लिक में ABCD, फिर यहाँ पे BCD है, फिर CDAB, फिर DABC, फिर ऐसी AB फिर C का 2 बार रिपीटेशन, फिर BCA यानी कि साइकिल का मतलब यहाँ पे ये है ABCD। अगर A से स्टार्ट करा D तक गए, फिर B से स्टार्ट किया तो A तक गए। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी साइकिल में। अगर यहाँ पे ABC ही था तो क्या किया इन्होंने, ABC को 2 बार रिपीट कर दिया, फिर B से स्टार्ट हुई BCA, फिर A को 2 बार रिपीट कर दिया। इसमें यही तो हुआ। तो इस तरीके से सीरीज़ आपके सामने आ सकती है, बस आपको वही पैटर्न को एनालाइज करना और अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, पहले तो अच्छा एक बार आप खुद से इसको ट्राई करो और ये देखो कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं मिल करके कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। अब हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप जब ऐसे क्वेश्चंस को डील करोगे ना, आपकी सबसे पहली अप्रोच जो रहती है ना, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फाइनली मैं आपको जो बताऊंगा वो यही सजेस्ट करूंगा कि एक पर्टिकुलर तरीके को आप पकड़ कर चलोगे ना इसके अंदर, तो उसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और वही हमें एग्ज़ाम के अंदर भी फॉलो करना है बस, ठीक है। लेकिन मैं बता सारे देता हूँ आपको किस किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं अधिकतर लोग। कई लोग इसको क्या करते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और सारे लेटर्स के ऊपर ऐसे नंबरिंग करके टोटल सपोज 12 अगर ये हो जाते हैं या 16 हो जाते हैं तो उनके बेसिस पे ये चेक कर लेते हैं कि 4 जैसे है ना, फोर्थ टर्म अगर 4 की पेयरिंग हो रही होगी तो जो 8th टर्म होगा और 4th टर्म होगा, 12th टर्म जो होगा वो आपस में सेम टू सेम होंगे। कुछ लोग तो इस तरीके से इसका आइडिया लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे बंच बना लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पे 4 अगर फॉर एग्जांपल 16 का अगर पेयर है टोटल, तो इस तरीके से 4 बार वो अरेंज कर लेते हैं पेपर पे इस पूरे पैटर्न को, और फिर जो फिल करना होता है उसको एनालाइज करके फिल कर देते हैं। कुछ लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ लोग ऐसे पेयरिंग कर लेते हैं वहीं के वहीं पेपर के ऊपर ही इस तरीके से 4 का ग्रुप बना लिया, फिर 3 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। लेकिन हमें जो पैटर्न फॉलो करना है ना, जो हमें अप्रोच इस्तेमाल करनी है वो ये करनी है कि हमें हमेशा ना सबसे पहले तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ना इनको काउंट करना है कि टोटल कितने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस जो वेरिएबल गिवन है टोटल कितने हो रहे हैं, यानी कि प्लेसेस टोटल कितने हैं। तो 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 1 12 और 4 प्लेसेस, तो टोटल 16 है। अब जैसे 16 आएगा ना तो आपके मन में आएगा तो 2 इंटू 8 का पेयर बनेगा, या 4 इंटू 4 का पेयर बनेगा, या फिर 8 इंटू 2 का पेयर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप ग्रुपिंग देखोगे ना, सबसे पहले आप किसको चेक करोगे, आप हमेशा चेक करोगे 4 इंटू 4 को। वो क्यों करोगे, देखो इसके दो रीजन्स हैं। सबसे पहला कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, आप देखो वेरिएबल कितने यहाँ पे SRT 3 वेरिएबल है ना। अगर 3 वेरिएबल है ना तो आपकी हमेशा जो ग्रुपिंग रहेगी ना, या तो वो 3 वाली ग्रुपिंग हो या फिर 3 से ज़्यादा की ग्रुपिंग हो जब आप ग्रुपिंग करोगे, बिकॉज वेरिएबल जितने उन्हीं के बेसिस पे तो आप रिपीटेशन चेक करोगे। तो सबसे पहला रीज़न हमारा ये रहेगा कि वेरिएबल चेक करो, और फिर दूसरा रीज़न ये रहेगा कि आप क्वेश्चन के अंदर देखो कि कितने के बाद रिपीटेशन लगभग हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 का अगर पेयर बना देता RS, फिर यहाँ पे T, यहाँ पे आप देखते हैं कि यार S पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे T पे ख़त्म हो रहा है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती। तो इस केस में हमें 3 वाला यहीं के यहीं में एनालाइज करता है कि 3 वाला जो ग्रुपिंग है वो फॉलो नहीं कर पाएगी, इसी वजह से फिर मैं 4 के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि 4 वाला हमें फॉलो करना है। अगर 4 वाला नहीं फॉलो हो रहा होता फिर हम जाते किसके ऊपर, 8 के ऊपर, ठीक है। 2 वाला सबसे लास्ट में चेक करते। धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीमेंट वे में ग्रुपिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब 4 की जैसी आप ग्रुपिंग करोगे ना, अब 4 ही हो गए, अब इसके बाद 4 कहाँ पे होंगे, 2 ये 4 ही, फिर 4 इसके बाद ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा। अब आप देखो R से स्टार्ट R पे ख़त्म, R से स्टार्ट R पे ख़त्म, R से स्टार्ट R पे ख़त्म,
तो यानी कि आपकी ग्रुपिंग बिल्कुल सही बनी हुई है। अब सही बनी हुई है तो बस आप ये चेक करो कि कहाँ पे आपको मिनिमम फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ देखोगे हर जगह एक एक खाली है, तो हर जगह सेम टू सेम है। बट अब आप ये देख लो कि एस आर से पहले टी यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है ना, तो आप टी जैसे यहाँ फिल करोगे आपका एक पूरा का पूरा पेयर कंप्लीट हो चुका है। इसके बेसिस पे आप सारा का सारा फिर फिल कर दो। ठीक है, अब आपको क्या मिल चुका है आंसर, टी आर एस टी। ठीक है, टी आर एस टी आपका आंसर आपके सामने। अब इसको जो ऑप्शन वाला तरीका है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ लोग इसको ऑप्शन से भी करते हैं, और ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा जो हमारी कन्वेंशनल तरीका है उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अब ऑप्शन से भी अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और इन केस सी सैट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है पहली बारी में ही, तो आप ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऑप्शन को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ फिल कर करके चेक करोगे, ऐसा नहीं करना। ऑप्शन को इस्तेमाल करने का तरीका है कि आपने देखा कि यार रिपीटेटिव सीरीज़ लग रही है, SRT कोई स्टेयर केस वाला केस नहीं है कि बार बार कोई नया लेटर इवॉल्व हो रहा हो, अब रिपीटेशन हो रहा है। और आप ये देखो फिर कि एस आर था एक साथ, एस आर एक साथ, एस आर एक साथ, तो यानी कि इसी तरीके से कुछ पैटर्न बन रहा होगा। तो आप ये चेक करो कि एस आर से पहले अगर कहीं ब्लैंक है तो वहाँ क्या फिल कर सकते हो, तो यहाँ टी था तो यहाँ टी फिल कर सकते हो, यहाँ भी फिल कर सकते हो। तो आपका एक काम तो हो गया कि फर्स्ट पे और लास्ट पेज पे टी टी आ चुका है। अब जैसे फर्स्ट पे और लास्ट पे टी आया ना, तो आपके सारे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। यही ऑप्शन आंसर सी, पूरा सॉल्व भी नहीं किया और आपका आंसर आ गया। बट द पॉइंट इज़ कभी कभी ऑप्शन वाला तरीका फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा फॉर्मल तरीका और सॉरी कन्वेंशनल तरीका हमेशा पता होना चाहिए। जो फॉर्मल अप्रोच है ना, जो सही तरीका है, जो जनरल अप्रोच है, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन से कर सकते हो ना, चलो आप पहले ऑप्शन से ट्राई कर लिया करो, उसके बाद लेकिन आपको जो जनरल तरीका है ना उसको यूज़ करना आना चाहिए, और हम जनरल तरीका ही सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके अंदर आप देखो, आपने लेटर जैसे गिने 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 11 और खाली कितने 5, तो टोटल ये भी 16 हो गए। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 4x4 वाला सिस्टम ही इस्तेमाल करोगे। अब जैसे 4 वाला पेयर बनाओगे ना, तो आप देखते हो आर से स्टार्ट टी पे ख़त्म, आर से स्टार्ट टी पे ख़त्म, आर से स्टार्ट टी पे ख़त्म, तो यानी कि ग्रुपिंग मेरी सही बन चुकी है। बस अब मेरे को फिल करना है कि ओ के बाद एस आया, तो ये एक पूरा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। इसके बेसिस पे सारा का सारा हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा पैटर्न आ गया ORESO। अब चेक कर लो ORESO, ए ऑप्शन मेरा सही। अब इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते थे, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे भी ऑप्शन वाला तरीका लग रहा है। जैसे कि आपने देखा कि रिपीटेशन वाली सीरीज़ है और वही दो जितने भी लेटर्स हैं वेरिएबल्स हैं वही बार बार आ रहे हैं। तो अब ये देखो कि एस के बाद ई आ रहा है, एस के बाद ई आ रहा है, तो एस के पहले ओ आ रहा है। तो अगर कई प्लेसेस पे आप ओ फिल कर सकते हो तो आप कर दीजिए। जैसे आपने फिल किया ना फर्स्ट पे और फिफ्थ पे, तो आपको आंसर मिल चुका है शायद। फर्स्ट पे और फिफ्थ पे एक ही जगह है, आप और भी जगह पे चेक कर सकते थे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और फिफ्थ पे चेक करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ चेक किया कि ई के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ई के बाद आर फिल करता ना, तो सेकंड प्लेस पे आर चेक कर लो, सेकंड प्लेस पे आर इसी जगह पे है, तो तब भी यही आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से, लेकिन सबसे पहले हमें वही अपना जनरल तरीका इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको पहले खुद ट्राई करो जनरल अप्रोच से, फिर उसके बाद ऑप्शन भी अगर लगेगा तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने लेटर गिने 2, 2 4, 7, 3 10, 2 12, 15 और 5 खाली, टोटल 20 हो चुके हैं। अब 20 में आप क्या कर सकते हो, 4x5 कर सकते हो और 5x4 कर सकते हो। आप 2x10 भी कर सकते हो, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और 10x2 भी कर सकते हो। हम इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अब 4 वाली आप इस पेयरिंग करते हो ना, मैंने 4 वाला पेयर बनाने की कोशिश की। जैसे ही मैं 4 वाला पेयर बनाता हूँ ना, मैं देखता हूँ यार ये जी से स्टार्ट हुआ था, ये आई से स्टार्ट हो रहा है पेयर, तो उसी टाइम मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पेयरिंग सही नहीं बैठेगी। ठीक है, अब एक और केस बन सकता है, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का पेयर हम बनाते हैं। यहाँ पे 5 का जैसे ही मैंने बनाना, तो मेरे को दिख गया कि GFE आई, और ये भी जी से स्टार्ट है, ये भी जी से स्टार्ट है, और आई पे ये भी ख़त्म हो रहा है और ये भी ख़त्म हो रहा है। तो यानी कि ये मेरी ग्रुपिंग सही जा रही, सही डायरेक्शन में जा रही है। अब मैं देखता हूँ जी से स्टार्ट आई पे ख़त्म, जी से स्टार्ट आई पे ख़त्म, तो इस तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर डबल आई है तो यहाँ भी डबल आई होगा लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पूरा का पूरा मेरा पेयर बन चुका है। अब इसके बेसिस पे मैं सारा का सारा फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे जी, यहाँ पे आई, यहाँ पे ई, तो यानी कि IFGIE। अब ये देख लो, अब ये कहाँ पे पैटर्न, IFGI, तो सी ऑप्शन।
ठीक है, करेक्ट। अब इसको ऑप्शन के बेसिस पे भी शायद इसको भी कर सकते हैं, आप देखो ट्राई करके। हाँ, ऑप्शन से भी हो पा रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि जी के बाद जी से पहले एफ, एफ से पहले जी, एफ से पहले जी, तो यहाँ भी एफ आएगा ना। अब जैसे ही आपका ये फिल हुआ ना यहाँ पे, और फिर ई के बाद आई आई, तो यहाँ पे भी ई, तो यहाँ पे सेकंड पे और फिफ्थ पे आपको पता चल चुका है कि एफ़ और ई आएगा, एफ़ और ई, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब जैसे ही एलिमिनेट हुए, यहाँ पे भी आप आई फिल करोगे, जैसे यहाँ दिख रहा है डबल आई, आई से पहले का और आई, तो फर्स्ट पे आई, तभी भी सेम टू सेम। अब इसके बाद आप ये चेक करो, यहाँ एफ़ से पहले जी है हर केस में, तो यहाँ जी जैसी रखा, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आई एफ जी वाला केस देख लो, आपका सी आंसर। तो ऑप्शन से भी हो पा रहा था, लेकिन हमें वही जो हमारा जनरल वे है ना सॉल्व करने का, उसी को फॉलो करना है। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, अब जैसे ही आप ना ऑप्शन वाला तरीका ट्राई करना चाहोगे तो शायद गलत हो जाओ इसमें, बिकॉज यहाँ पे बी आपने देखा, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे भी बी ए देखा, तो आप सोचोगे यार बी के बाद ए, यहाँ पे बी के बाद ए, तो बी ए वाला फॉर्मेट बन रहा होगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे ना, तो यहाँ बी ए नहीं फिट हो रहा, तो यानी कि ऑप्शन से आप इसको अभी नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो तभी आप इसको ऑप्शन से कर पाओगे। अभी आप इसको डायरेक्ट अपना वही तरीका इस्तेमाल करिए जो आपको पता है। 2 आप टोटल नंबर गिनिए, 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, और खाली कितने हैं और प्लेसेस कितने हैं, तो 5 है। 7 और 5 टोटल आपके 12 हो चुके हैं। अब जैसे ही टोटल 12 हुए, तो आप 3 इंटू 4 कर सकते हो, या फिर 4 इंटू 3 कर सकते हो, या फिर पेयर बना सकते हो 2 इंटू 6 का, या फिर 6 इंटू 2 का। लेकिन हमारी प्रियोरिटी क्या रहेगी, ये दोनों रहेगी ना। ठीक है, अब जैसे ही आप 3 वाला पेयर बनाते हो, 3 वाला पेयर बनाते हैं यार, 3 फिर 3 फिर 3, अब आप देखोगे ए से स्टार्ट बी पे ख़त्म, लेकिन यहाँ ए पे ख़त्म, तो ये थोड़ा सा आपको मिसमैच सा लग रहा है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज अभी तक हमने देखा कि सीरीज़ जो है ना वो रिपीटेटिवली, मतलब एक के बाद एक रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये ऑल्टरनेटिव रिपीट वाली सीरीज़ है, ऑल्टरनेटिवली रिपीट हो रही है। अब ऑल्टरनेटिवली कैसे रिपीट हो रही है, अब जैसे ही आपने ग्रुप बनाया ना, अब इसको मैं नाम देता हूँ, ये फर्स्ट वाला सेक्शन, ये सेकंड वाला सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन, और ये फोर्थ सेक्शन। अब आप देखो कि फर्स्ट और थर्ड ना सेम है एक तरीके से, और सेकंड और फोर्थ सेम है, यानी कि एक के बाद रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। अगर एक के बाद रिपीटेशन हो रहा है ना, अब आप इस पैटर्न को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक के बाद एक का पैटर्न जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि फर्स्ट जो है वो थर्ड के बराबर है, और जो सेकंड है वो फोर्थ के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो उस हिसाब को इस्तेमाल करते हो अगर आप ऑप्शन चेक करते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका जो सेकंड प्लेस है ना, सेकंड प्लेस वो बराबर होना चाहिए आपका फिफ्थ प्लेस के, यानी कि सेकंड और फिफ्थ, ठीक है, इक्वल होने चाहिए आपस में। सेकंड और फिफ्थ कहाँ कहाँ पे इक्वल है, एक तो यहाँ पे इक्वल है सेकंड और फिफ्थ, सॉरी सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ इस ऑप्शन में नहीं है सेकंड और फिफ्थ इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, हाँ यार आसानी से दिखाई तो दे रहा है, पता नहीं मैं भी क्या करे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों अगर सेम है ना, ये वाले फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे तो ये आएगा ना, थर्ड पे आपका थर्ड पे ए आना चाहिए। थर्ड पे ए आप देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, अब ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर ए आया, तो इसके बाद आप ये देखो कि आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड कहाँ कहाँ पे सेम है, फर्स्ट और थर्ड आपका इन दोनों में तो सेम है ही है, फर्स्ट। और इसके बाद आप देखो सेकंड और फिफ्थ भी आपने चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। अब इसके बाद जो आपका ऑप्शन बचा ना, इसके बाद जो आपका ऑप्शन बचता है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक और फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक सेम होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये चेक करोगे फर्स्ट और फोर्थ कहाँ सेम है, बी में सेम है, सिर्फ बी में सेम है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि यार इसके अंदर ना हमें दोनों अप्रोच को मिक्स करना पड़ा, ऑप्शन वाली को भी और ये ग्रुपिंग वाली को भी, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व होने वाला नहीं था। आपने देखा होगा बिल्कुल बहुत सिमिलर पैटर्न थे और क्लू बहुत आसानी से नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने दोनों अप्रोचेस को यहाँ पे मर्ज किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन ना हमारे यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, और इसके बाद ना हम डायरेक्ट यूपीएससी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतनी ही प्रैक्टिस बहुत है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर, इसके बाद हम यूपीएससी वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे।
तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले आप इसको खुद से ट्राई करो सिमिलर अप्रोच से, पहले आप वही वाली अप्रोच जो जनरल अप्रोच उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके नंबर टोटल कितने हो रहे हैं। अब जैसे आप काउंट करते हो ना, जैसे आप काउंट करोगे तो 1 और 5 यहाँ पर, 6 7 7 3 10 11 11 तो ये टोटल हो चुके हैं, और 5 खाली हैं तो टोटल 16 है। अब 16 जैसे ही आता है तो 4 × 4 का हमारे दिमाग में पेयर आता है। अब जैसे आप 4 × 4 वाला पेयर लगाओगे ना यहाँ पर, जैसे आप 4 × 4 वाला पेयर लगाते हो तो ये 4, ठीक है, फिर ये 4, फिर ये 4 और ये 4, ठीक है। तो ये हमारी ग्रुपिंग बन चुकी है। लेकिन आप देख रहे हो यार, यहाँ पे ए बी, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे डी ई। तो यानी कि जो पहला टर्म है और लास्ट टर्म है वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर सी आना चाहिए इस वाले पेयर में। अब एक सेक्शन हमारा फिल हो चुका है, और ये हमारी स्टेयर केस वाली सीरीज़ थी, जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा था कि स्टेयर केस वाली सीरीज़ भी होती है कभी कभी। तो वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, बी सी था, फिर टी आ चुका था, फिर ई भी आ चुका था, तो धीरे धीरे स्टेयर केस वाला फॉर्मेट बन रहा था। तो इस हिसाब से अगर हम इसको अब सोचें, सी डी यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पे भी बी सी होगा, यहाँ पे ए बी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई टी ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा बी ए बी सी और डी, बी ए बी सी डी, देखो बी ऑप्शन। अब इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ना आप, तो थोड़ा शायद टफ हो जाता है क्वेश्चन, अगर ऑप्शन से आप एलिमिनेट करते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट यार यूपीएससी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। अब इसके अंदर आप सबसे पहले क्या काम करोगे, वही आप सबसे पहले टोटल गिन लीजिए कितने नंबर हो रहे हैं यहाँ पर। अब 3 3 4 7 1 8 2 10 2 12 और खाली 6, तो टोटल 18। अब जैसे ही आपको 18 पता चला ना टोटल नंबर है, तो इसको आप किस किस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो, 3 × 6 कर सकते हो, या फिर 6 × 3, 2 × 9 और 9 × 2 वाली ग्रुपिंग को हम बाद में कंसीडर करेंगे अगर हमारा इनसे काम नहीं चलता है। तो पहले हम इन दोनों के ऊपर ही ध्यान दे लेते हैं। अब हमने देखा कि 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले यही कंसीडर कर लेते हैं, 3 वाली पेयरिंग करके देख लेते हैं। तो यार मैं इसके नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज वहाँ पे इतनी जगह नहीं है ऊपर इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, डैश बी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर बी ए, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर डैश ए बी। अब मैंने यहाँ ड्रॉ किया, अब 3 3 की पेयरिंग मैं यहाँ कर देता हूँ इसकी, 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। तो 3 3 की पेयरिंग मैंने बना ली है। और अगर मैं ध्यान से अब इसको देखता हूँ ना, एनालाइज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार यहाँ पे तो ठीक है ए बी स्टार्ट हो रहा है ए बी से, यहाँ पे भी ए बी से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये ए बी वाला पैटर्न बन सकता है, 3 3 की पैटर्न फिट हो सकता है क्या यहाँ पर? लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है। अगर मैं यही पैटर्न कंसीडर करता ना यहाँ पर कि सेम पैटर्न चल रहा है, 3 3 का ग्रुप बहुत अच्छे से बन चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो बीच में ए है, यहाँ पे बी है, तो यानी कि ये वायलेट हो रहा है। अगर ये वायलेट हो रहा है, क्या मैं 6 पे एकदम से आ जाऊँ? नहीं, अभी ऐसा नहीं करना। पहले जैसा मैंने आपको बताया था ना कि वही अल्टरनेट वाली, ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्टरनेट वाली अप्रोच यहाँ पर चल रही हो पेयरिंग के अंदर, तो उसी को चेक करते हैं। अगर अल्टरनेट वाली चल रही होगी तो ये पेयर इसके बराबर होगा, ये पेयर इसके बराबर होगा, और ऐसे नीचे वाले पेयर आपस में एक तरीके से सिमिलर टाइप के होंगे। यानी कि अगर ये वाला पेयर होगा तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर होगा। इसको दूसरा कर लेता, ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसको मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूँ तो देखता हूँ यार हाँ ये तो लगभग ऐसा ही है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच में बी आ रहा है ना, इसी का अगर ये पैटर्न सेम है तो यहाँ पे भी बीच में बी आ रहा है। अब इन तीनों को, नीचे वाले तीनों को चेक करो, ए बी, यहाँ पे बी से एंड, यहाँ पे बी से एंड, यहाँ पे बी से एंड, ठीक है, यहाँ पे ए से स्टार्ट, यहाँ पे भी ए से स्टार्ट, तो यानी कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बन जाए। अब इसको फिट करके देखते हैं इसमें। अब जैसे ही आप प्लेसेस को फिल करोगे ना, ठीक है, अगर ये इसके बराबर है और इसके बराबर है तो बीच में बी तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ बीच में बी जैसे ही आया तो ये तो हमारा एक पैटर्न बन चुका है इस वाले सेगमेंट का। तो यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तो यानी कि हमारे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ पे ए, यानी कि एक पैटर्न तो हमें लगभग मिल चुका है। अब बचा वाला पैटर्न इसके हिसाब से फिल कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसा कैसा ही है ना, ए यहाँ पे और ए यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम से हमें पैटर्न मिल चुका है, ए बी, फिर से
ए बी फिर ए बी, तो ए बी ये हमारा पैटर्न निकल गया, तो ये डी ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके अंदर वही हमारी जनरल अप्रोच क्या रहती है, नंबर्स टोटल फटाफट से गिन लो। एक यहाँ पर, एक ये है, और 3 4 4 5 6 7 8, 8 ही हो चुके। 8 3 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, और खाली कितने, 4 खाली है, तो टोटल 20 आ चुके हैं। अब जैसे 20 आया तो क्या अप्रोच रहेगी, 4 इंटू 5 वाली रहेगी, और या फिर 5 इंटू 4 वाली। अब मैं 4 का ग्रुप बनाता हूँ। जैसे ही 4 यहाँ पे लगाया, 2 2 4, 4 यहाँ पे, और फिर से 4, और फिर से 4 अगर यहाँ पे लगाऊँ, अगर मैंने 4 4 का पेयर बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ ए से स्टार्ट बी पे ख़त्म, यहाँ पे भी बी पे ख़त्म, यहाँ पे डी पे ख़त्म, यहाँ पे सी से स्टार्ट डी पे ख़त्म, यहाँ पे ई से स्टार्ट और डी पे ख़त्म, यहाँ पे सी से स्टार्ट डी पे ख़त्म, यहाँ पे ई से स्टार्ट डी पे। तो थोड़ा सा कुछ पैटर्न अभी मिल नहीं रहा, ठीक है। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या करोगे ना, बिकॉज ऑफलाइन पेपर होता है, पेंसिल लेके जाया करो आप। इस तरीके से अगर वहाँ पे या तो लिख लो साइड में, या फिर वहीं के वहीं इसकी पेयरिंग ऐसी कर लो। अब मेरे को यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 4 से काम नहीं चल रहा है, कोई एग्जैक्ट पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा है, रिपीटेशन में भी नहीं मिल रहा, बिकॉज सबसे पहली नज़र तो आपकी यही जाएगी ना कि स्टेयर केस वाली है, देखो स्टेयर केस वाली पैटर्न है, स्टेयर केस वाला है कि लेटर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। यानी कि ग्रुपिंग तो ठीक होगी, लेकिन स्टेयर केस वाली पैटर्न चलेगी यहाँ पे। अब 4 वाले केसेस में तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जहाँ पे एग्जैक्टली किसी चीज़ को कंक्लूड कर सके। 5 वाला पैटर्न लगा के देखते हैं। अब जैसे 5 वाला केस आप यहाँ पे लगाओगे ना, अब 5 5 में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। अब जैसे 5 का केस में बनाता हूँ, क्या हो रहा है यार, ये 5, फिर बी, फिर 2 2 4 और 1 5, ठीक है। हाँ, अभी 5 5 के पैटर्न मैंने इसको डिवाइड कर लिया, लेकिन अब मुझे क्लियर कट कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे बी से स्टार्ट होता है ना ग्रुप, और बी पे ही ख़त्म हो रहा है ग्रुप, ऐसे डी पे स्टार्ट हुआ ना ये वाला ग्रुप लास्ट वाला, और डी पे ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरीके से और सारी चीज़ों में भी ये पैटर्न फॉलो होगा। अगर ये ए से स्टार्ट हुआ था ना ग्रुप, तो ए पे ही ख़त्म होगा, तो यहाँ ए आ जाएगा। अब इसी तरीके से ए बी ए, तो ये भी क्या होगा, बी सी बी, ये क्या होगा फिर, ये होगा सी डी, ठीक है। फिर लास्ट में सी, ये डी ई और ई डी, तो यानी कि ए सी फिर लास्ट में सी, और सॉरी ई है यार, मेरा सी और ई ना एक जैसा ही दिखता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता कभी कभी कि सी है कि ई है, सॉरी उसके लिए। ये सी है, ठीक है, ये यहाँ पे सी है, ये भी सी था, और लास्ट में ई है। तो ये मेरा पैटर्न हो चुका है ACCE, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वही ग्रुपिंग आपको चेक करनी है। हो सकता है आपका पहली बार में ये आंसर गलत आ जाए, लेकिन आप 2-3 बार अगर इसको ट्राई कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। आई होप। अगर बहुत ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन आ जाता है फिर तो यार क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस ना करके अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। आपको बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस। और यार एक बात और कहनी चाहूँगा, अगर आपको लेक्चर के अंदर कोई इशू लगता है ना, अगर आपको कोई चीज़ क्लियरली नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पे मैं एनालाइज कर पाऊँगा कि कहाँ पे चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, तो मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई और इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हो, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो टेक केयर, बाय बाय।